अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। होप यू आर ऑल डूइंग गुड और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जा रही है। ये है चैप्टर 2 फ्रिक्शन आपके क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए। और ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में जो है थियोरी कवर होगा, जो भी मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज है उससे रिलेटेड जितनी भी थियोरी है वो पार्ट 1 में कवर होगी। एंड पार्ट 2 में जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल बी कवरिंग दैट। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 विच इज फ्रिक्शन। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जब हम फोर्सेस और प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने फोर्सेस को ब्रॉडली 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया था। हमने कहा था कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनके इफेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए कंटैक्ट का होना बहुत जरूरी है, और उसमें से हमने 2 टाइप्स बताए थे, मस्क्यूलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें कंटैक्ट की जरूरत नहीं होती है, से फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। आज हम बात कर रहे हैं एक कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। साथ ही में जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। से एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रिक्शन का काम है इस मोशन को अपोज करना। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट साइड में लगेगा। सो जस्ट टू रिमेंबर कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एंड क्योंकि ये कंटैक्ट फोर्स है तो कंटैक्ट सरफेस का होना भी जरूरी है। करेक्ट? तो चलिए एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू विजुअलाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रिक्शन के बारे में। से फॉर एग्जांपल बच्चा, आई एम होल्डिंग दिस पेन राइट नाउ एंड माय हैंड हैज अ ग्रिप ओवर दिस पेन, है ना, विच इज ओनली पॉसिबल क्योंकि कंटैक्ट सरफेस है causing friction. Similarly, I'll be able to write on this board because of friction. I am here trying to wave my hand around because of friction, which in this case is air resistance. I'm about to walk or I'm able to walk, which is also because of friction. So friction आप अपने day to day life में देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है friction हमेशा advantageous हो. It is also termed as a necessary evil. तो डिजायरेबल भी है और कुछ कुछ अनडिजायरेबल parts भी हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड. सो विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ इट्स डिजायरेबल एंड व्हाट आर सम डिसएडवांटेजेस दैट वी हैव टू फेस बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चे, by the definition we say friction is the force that opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts in the opposite direction of the applied force. Friction वो opposing force है जो दो surfaces के contact के, say for example we're taking this example, एक ball है और नीचे ground है, तो ball is in contact with the ground, that is the contact surface. अब अगर मैं बॉल को मूव कराऊं, मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, है ना. तो फ्रिक्शन से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एक एक्सटर्नल फोर्स दिया और ये है कंटैक्ट सरफेस, दिस इज द कंटैक्ट सरफेस बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड. तो फ्रिक्शन जो है बच्चे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. करेक्ट? तो दूसरी फॉर एग्जांपल बाइसिकल राइडिंग में आप देख रहे हैं, तो अगर आप पेडल मारना बंद कर दोगे, इफ यू विल स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल, स्लोली आपका जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाएगा और रेस्ट में आना शुरू करेगा. ये है बाइसिकल का कंटैक्ट सरफेस, ये है रोड और बाइसिकल का कंटैक्ट सरफेस. करेक्ट? तो फ्रिक्शन, हम अभी तक आगे मूव कर रहे थे और फ्रिक्शन जो है ये आपका फोर्स था और फ्रिक्शन ऑपोजिंग डायरेक्शन में लग रहा था और उसको रोकने की कोशिश कर रहा था. इन जनरल अगर हम देखें, ये देखिए ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी को मोशन इस तरफ कराना चाहता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कंटैक्ट सरफेस के पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो इस मोशन को ऑपोज यानी कि रोकने की यानी कि हॉल्ट करने की कोशिश करता है. एंड दिस इन जनरल इज योर फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. अब देखिएगा
तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमने एक चीज तो समझी कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कंटैक्ट सरफेस का होना जरूरी है, क्योंकि ये एक कंटैक्ट फोर्स है। से फॉर एग्जांपल यू रबिंग योर हैंड्स, यहाँ पे आपके जो दो कंटैक्ट सरफेसेस हैं दे आर योर हैंड्स, करेक्ट। से फॉर एग्जांपल यू स्विमिंग इन द वाटर, तो आपकी जो बॉडी है इज इन कंटैक्ट विद द वाटर, और वाटर जो है रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज एयर, से जो प्लेन है वो एयर में फ्लाई कर रहा है, और एयर जो है कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आप ये भी देखेंगे कि जो भी फ्रिक्शन सॉलिड में होती है इसे हम ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं बेटा। और जैसा कि आप जानते हैं जो अपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें लिक्विड और गैस जो है इन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं या फ्लूइड्स कहते हैं। तो इनके पास जो फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे जैसे मीडियम लेस डेंस होता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होता जाएगा। तो सॉलिड का फ्रिक्शन इज मच हायर देन लिक्विड का फ्रिक्शन, एंड लिक्विड का रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन इज मच हायर देन एयर रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, आप स्विम करना चाहते हैं तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ वाटर में, और चलिए स्विम नहीं एक और एग्जांपल ले लें, दो अलग अलग लिक्विड्स ले, से हनी है और वाटर है, और आप उसमें कुछ कोई सा भी सब्सटेंस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एक बॉल लेते हैं, यू वांट टू मेक द बॉल फ्लोट, है ना। तो वाटर में इजीली आपको वो मूवमेंट दिखेगा, लेकिन हनी में आपको इजीली मूवमेंट नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, क्योंकि वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर, तो वाटर का रेजिस्टेंस इज हायर एज कंपेयर टू द एयर। तो जितना जितना आप रेयरर मीडियम में चलते जाओगे उतना उतना आपका जो फ्रिक्शन है वो कम होता जाएगा, करेक्ट। सो हमने कहा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है सॉलिड्स में और मिनिमम है गैसेस में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन को अगर हम जूम्ड इन इमेज में देखें, ये फ्रिक्शन हो क्यों रहा है, आखिर इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, और आपके एंट्रेंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। तो बच्चे, जब भी फ्रिक्शन पॉसिबल हो जाता है, विच इन मोस्ट केसेस इज पॉसिबल, तो हम ये देखते हैं जो कंटैक्ट सरफेस है या तो वो स्मूथ सरफेस होगी या तो वो रफ सरफेस होगी। लेकिन स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, उसके ऊपर छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज होती हैं, रिजेस बनती हैं, और ये जो दो रिलेटिव सरफेसेस होती हैं इनकी रिजेस इंटरलॉक हो जाते हैं, और इंटरलॉक होते टाइम पे फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा देना पड़ता है ताकि वो इंटरलॉकिंग फ्री हो सके। तो ये जो छोटी छोटी इरेगुलरिटीज आप देख रहे हैं चीजों में, उसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग हो रही है दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर सरफेस स्मूथ होगी तो बहुत ज्यादा डीप रिजेस नहीं होंगे, इंटरलॉकिंग थोड़ी कम होगी, इन दैट केस फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपकी सरफेस रफ है, दे हैव डीप रिजेस अवेलेबल, इंटरलॉकिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी, और उस केस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो जनरलाइज्ड वे में कहें तो फ्रिक्शन रफ सरफेसेस में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज, व्हाइल एज इन स्मूथ सरफेसेस फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेसेस, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं होगी, करेक्ट। इसको देख लेते हैं हम बेटा एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है आपका स्मूथ सरफेस और ये है आपका रफ सरफेस। अब अगर आप इसे जूम करके देखें तो दोनों जो सरफेस आपके कांटेक्ट में है, एक तो ये आपका ये वाला सरफेस और ये दूसरा ये वाला सरफेस, यहाँ से अगर हम एक एलिमेंट उठा लें और उसको जूम करके देखें तो आपको ये छोटे छोटे रिजेस दिखेंगे जिसे हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। और ये ऊपर वाले सरफेस की, क्योंकि दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाले सरफेस की इरेगुलरिटी और नीचे वाले सरफेस की इरेगुलरिटी जो है वो इंटरलॉक होती है, और उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और हम जानते हैं फ्रिक्शन तो उसी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप ये रिजेस होंगे उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक बॉक्स है जिसको कि हम सरफेस पे अगर देखें, जो भी अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, तो ये है इसका कंटैक्ट सरफेस, जहां पे बेस के साथ ये बॉक्स कंटैक्ट में है। अगर इस कंटैक्ट सरफेस को देखें, दीज आर द इरेगुलरिटीज दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली, और ये इंटरलॉक होंगी तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। नाउ इफ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्मूथ सरफेस एंड अ रफ सरफेस, नीचे आप देख पा रहे हैं एक स्मूथ सरफेस है, नीचे आप देख पा रहे हैं एक रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में बहुत थोड़ा ही जब आप फोर्स देंगे तो मोशन होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा फोर्स लगेगा तो उसको ऑपोज करने के लिए फ्रिक्शन भी कम ही होगा। रफ सरफेस में बहुत इजीली आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो आप फोर्स थोड़ा ज्यादा देंगे, यू विल हैव टू पुश बिगर। करेक्ट। एंड जब आप पुश करेंगे, उसी को इक्वेट करने के लिए आपका जो फ्रिक्शन है, जो उस फोर्स को ऑपोज कर रहा है, वो चीज को रुकी हुई या रेस्ट कंडीशन पे रखने की कोशिश कर रहा है, इन दैट केस वो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, जो कि हमने जनरलाइज्ड बताया कि अगर स्मूथ सरफेस है, इरेगुलरिटीज आर वेरी माइन्यूट और उस केस में फ्रिक्शन है कम, और अगर रफ सरफेस है, इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है और उस केस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। Now we have factors affecting friction. Obviously one of the factors जो कि causes of friction भी है, वो हमने अभी पहले देखा है, जो कि है surface का smooth या rough होना। Basically we can say the nature of the surface जिस पे ये contact force apply हो रहा है, which in our case is frictional force. तो अगर आपकी surface बच्चे smooth है तो माइनर इरेगुलरिटीज है और आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी कम है। अगर आपकी सरफेस रफ है तो अब इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा है, मेजर डीप रिजेस बन रहे हैं, इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा है। करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्स विद विच द सर्फेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अब अगर आपने सरफेसेस को बहुत हेवीली प्रेस किया है, से फॉर एग्जांपल मैं एक मैट स्लाइड करना चाह रही हूँ एंड वो मैट खाली है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, तो स्लाइड करूंगी, आई विल टेक सम फोर्स, है ना, इट विल टेक सम फोर्स और फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर उस मैट पे छोटा सा बच्चा या फिर कोई बंदा बैठ गया, है ना, तो उसका जो वेट है बेसिकली फोर्स, तो वो फोर्स एडअप हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उस प्रेस की वजह से जिस पोजीशन पे वो बैठा वहां पे इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो अब मुझे ज्यादा फोर्स से उस मैट को स्लाइड कराना पड़ेगा। तो अगर आप दो कंटैक्ट सरफेसेस को लूज प्रेशर सिचुएशन में रखते हो, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करते, तो इजीली शायद ये मूव भी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने बहुत ही स्ट्रांगली उनको प्रेस टुगेदर किया है तो मूवमेंट करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू ट्राई टू से। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमने एक स्मूथ सरफेस लिया और एक रफ सरफेस लिया है, और अब हम एक लॉग को रोल कर रहे हैं। जैसे ही वो स्मूथ सरफेस पे रोल करेगा, स्लाइड करेगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, जो आपकी इरेगुलरिटीज है वो बहुत ही माइन्यूट है। तो आप देख पा रहे हैं इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ज्यादा है, क्योंकि इरेगुलरिटीज माइन्यूट है, सीधे स्लाइड कर पा रहा है। जैसे ही आप रफ सरफेस पे आ गए, अब यहाँ अगर आप इसको छोटे से पोर्शन को, इस कंटैक्ट एरिया को जूम करें, तो आपको एक बेसिक बहुत ही डीप रिजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये बहुत पहले ही आके रुक गया और ये डिस्टेंस बहुत कम है। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता कर रहे हैं कि कैसे सरफेस के रफ होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत ज्यादा लग रहा है और डिस्टेंस भी बहुत कम अक्वायर हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स की। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जहां से आपका फाइनल एग्जाम में एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम वैरिंग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो बॉडी है जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है, बाहर का फोर्स है, वहां से ऑपोजिंग डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, लेकिन बॉडी मोशन नहीं शो कर रही है, बॉडी रेस्ट में है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो बॉडी मूव नहीं हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बॉक्स है और मैं इसे पुश कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि वो उस बॉडी के फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके और वहां कोई मोशन दिखे। तो एज अ रिजल्ट बॉडी रेस्ट में ही रह रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन ऑन द ग्राउंड, जैसे एक कार पार्क्ड है ऑन द स्लोप, टेबल लैम्प रेस्टिंग ऑन द टेबल, दीज आर ऑल स्टैटिक फ्रिक्शंस। अच्छा बच्चे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का टाइप ये भी होता है, से फॉर एग्जाम्पल यही मैं बॉक्स की एग्जाम्पल ले लूं और मैं बॉक्स को पुश कर रही थी लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा था। दैट लिमिटिंग स्टेज, वो एक्सट्रीम पॉइंट जहां पे अब बॉक्स रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब आप सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हो, बहुत ही हाई फोर्स आपने लगाया है, अल्टीमेटली फ्रिक्शन हार चुका है और वहां मोशन हो चुकी है। दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जहां पे एक बॉडी रेस्ट से मोशन में चली जाती है। करेक्ट? ठीक है, दूसरा है आपका, अब ये तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट में है। नेक्स्ट जो टाइप्स है जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, या आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स है, मतलब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है बेटा, तो बॉडी मोशन में है और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये है आपका एरिया ऑफ कंटैक्ट इस बॉडी का। करेक्ट? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फ्रिक्शन विच आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग अ ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर, एक फ्लोर लिया और आपने एक ब्लॉक को स्लाइड किया है, ब्लॉक is already in motion और वो continuously sliding motion में है। दूसरा, जब आप कार्ड्स में देखें, कार्ड स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक कार्ड दूसरे कार्ड के ऊपर से स्लाइड करे, दैट इज ऑल्सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है? तो बच्चे हम ये समझते हैं, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो प्रॉपरली जो उसका कंटैक्ट सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज जो है वो इंटरलॉक्ड होती हैं और बहुत टाइम से इंटरलॉक्ड होती हैं। तो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर लगेगा उसको मोशन में लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है और उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है। तो स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को शो करता है। जैसे ही बॉडी स्लाइडिंग में चली गई है, बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, एंड ये जो इंटरलॉकिंग है क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा उस कंटैक्ट सरफेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरलॉकिंग करने का, क्योंकि मैं स्लाइड करती जा रही हूँ और जितना भी इसके अंदर रिजेस है, इरेगुलरिटीज है और इसकी इरेगुलरिटीज है, उनको आपस में इंटरलॉक करने का बहुत कम टाइम मिल रहा है बिकॉज बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। तो ये स्लाइटली लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट आएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें तो और आपने रोलर्स लगा दिए और चला रहे हो तो उसको और कम टाइम मिलेगा इंटरलॉकिंग करने के लिए, वो और कम होगा। रोलर्स इज वन ऑफ द बेस्ट, से व्हील्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस इन द ह्यूमन काइंड, क्योंकि उसने फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत ही कम कर दिया है ना, क्योंकि इंटरलॉक करने का टाइम ही बहुत कम हुआ। रोलर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और कंटैक्ट सरफेस को फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, इंटरलॉकिंग का टाइम ही बहुत कम है, तो एज अ रिजल्ट दैट फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि व्हील या बॉल जो कि रोल करे और कंटिन्यूअसली विद टाइम उसकी इंटरलॉकिंग पैटर्न चेंज हो रही है, तो एक ही जगह पे इंटरलॉकिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट इट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉसिबल, वन ऑफ द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
जैसे कि व्हील्स ऑन द मूविंग व्हीकल, जैसे रोलिंग ऑफ द लॉग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये है सारे रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स। तो हम ये समराइज करें पहले यहाँ तक कि हम ड्राई फ्रिक्शन कर रहे हैं, पहले हम ये समराइज करें कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है बिकॉज इंटरलॉकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्पेशल टाइप है जहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक में कन्वर्ट होने ही वाला होता है। मतलब आपने इतना ज़्यादा आप बॉक्स को धक्का दे रहे थे कंटिन्यूसली, कुछ हो नहीं रहा था, फिर आपने पूरी हिम्मत जुटा के बॉक्स को धक्का दे दिया और वो मूव भी हुआ, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विल जनरेट दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में जाने वाली होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। बाद में जब बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में होती है, मोशन वाली फ्रिक्शन में होती है, तो इंटरलॉकिंग टाइम कंसिस्टेंटली कम होता जाता है। स्लाइडिंग में कंटिन्यूसली ये जो सरफेस है, ये इस सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग का टाइम ज़्यादा नहीं लेगी, तो ये कंटिन्यूसली स्लाइड होती हुई जाएगी। इंटरलॉकिंग टाइम कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। रोलिंग में इंटरलॉकिंग टाइम और कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन और कम होगा। तो इन जनरल टर्म्स सबसे ज़्यादा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी फ्लूइड्स की, जिसमें आप गैसेस और लिक्विड्स को लेते हैं। तो गैसेस और लिक्विड्स भी जब बॉडी उनके अंदर चलती है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज स्विमिंग या फिर अ प्लेन इज फ्लाइंग, उस केस में भी क्या होता है, एयर और वाटर भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, बॉडी को ऑपोज करता है, उसके मोशन को ऑपोज करता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन की एक जनरल टर्म है जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, विच इज कॉल्ड ड्रैग। तो अगर आपसे पूछा गया द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस अगेंस्ट द मोशन इज टर्म्ड एज ड्रैग। तो ड्रैग हम उस फ्रिक्शन को कहते हैं जो फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मोशन को ऑपोज कर सकें। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैं बात कर चुकी हूं। सो व्हेन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट is just about to move, limiting मतलब is on the verge of rest, rest से just motion में जाने ही वाला है वो। so in other words it's the maximum value of the friction, static का सबसे maximum value है limiting, उसके बाद अचानक से friction कम हो जाएगा क्योंकि अब body slide या फिर roll करने लगेगी। ठीक है, तो this is स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, फोर्स दे रहे हो लेकिन फिर भी मोशन नहीं हो रहा। दिस इज स्लाइडिंग मोशन, क्योंकि जब आपने फोर्स दिया नीचे फ्रिक्शन भी लग रहा है लेकिन फिर भी जो बॉडी है स्लाइड हो गई, आगे की तरफ मूव हो गई। और नेक्स्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे बॉडी जो है वो रोल होती हुई अपने पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को कंटिन्यूसली चेंज करते हुए, और इंटरलॉकिंग टाइम जो है सबसे कम है इसका, क्योंकि कंटिन्यूसली मोशन हो रहा है। सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, और फिर ये सबसे कम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन के बारे में हम इसे कहते हैं अननेसेसरी इविल, जरूरी भी है लेकिन कुछ खामियां भी है इसमें। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं फ्रिक्शन एडवांटेजेस कहाँ है, डिजायरेबल कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको बोला, लिखने में से माय हैंड मोमेंट्स जो कि एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉक करने में, ग्रिप करने में। तो फ्रिक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कभी भी चल नहीं पाते, आप मोस्टली स्लिप ही करते रहते। और कभी कभी इसके बहुत अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं, तो डिटेल में देख लेते हैं इसके डिजायरेबल पार्ट को और इसके अनडिजायरेबल पार्ट को। इसलिए नेसेसरी भी है और इविल भी है थोड़ा सा, बिकॉज अनडिजायरेबल भी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बीइंग डिजायरेबल, पहली बात जो है फ्रिक्शन बीइंग डिजायरेबल की वो है इट प्रोवाइड्स ग्रिप। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू होल्ड एक पानी का ग्लास, तो दैट ग्रिप विल बी प्रोवाइडेड इस कंटैक्ट एरिया और उस ग्लास के कंटैक्ट सरफेस से। करेक्ट, एड्स मूवमेंट, वॉक करना, रन करना, गाड़ी चलाना। करेक्ट, अलाउज फिक्सिंग से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉल में नेल फिक्स करना हो, फ्रिक्शन विल प्ले अ पार्ट इन इट। enables writing, if I'm able to write on this board is because my hand is providing the grip और मैं easily
फिर राइट कर पा रही हूँ, एंड देन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एज वेल एज दिस टिप ऑफ द पेन, करेक्ट। प्रोवाइड्स वार्मथ, से फॉर एग्जांपल बचपन से देखते थे जब आप हैंड रब करते हैं देयर इज जनरेशन ऑफ हीट, है ना, तो वार्मथ प्रोवाइड करता है। क्रिएट्स फायर, जब आप मैच स्टिक चलाते हैं तो आप जो मैच स्टिक को स्लाइड कराते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो है मैच स्टिक जल जाती है, ठीक है। एंड इट्स एसेंशियल इन मशीनरीज ऑल्सो, तो मशीनरीज में भी जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल व्हील्स में है ना, ब्रेक्स वगैरह में, तो ये फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मशीनरीज जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम जनरल बेसिक फैक्ट्स दैट यू नो कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमें एडवांटेजेस है, कहाँ कहाँ हेल्पफुल है ना। डिसएडवांटेज ये देखिए, ग्रिप करने में, राइट करने में, वॉक करने में, बोर्ड में लिखने में, गाड़ी चलाने में, दीज आर सम डे टू डे एक्टिविटीज जहां फ्रिक्शन इज प्लेइंग अ मैसिव रोल। फ्रिक्शन बीइंग अनडिजायरेबल, फ्रिक्शन का इविल पार्ट क्या है ना, अनडिजायरेबल कहाँ है। सो जब हम कंटिन्यूसली वॉक करते हैं, हमारे जो शूज का सोल है कम्स इन कंटैक्ट विद द ग्राउंड सरफेस और आहिस्ता आहिस्ता जो है वेयर आउट हो जाता है, वन ऑफ द अनडिजायरेबल फैक्ट्स। सिमिलरली जो आपके बाइसिकल्स है, जो उनके टायर्स है, और इवन जो आपके व्हीकल्स है, जो उनके टायर्स है, तो दे कम इन कंटैक्ट विद द सरफेस, और सरफेस के साथ कंटिन्यूस कंटैक्ट बनाते बनाते दे वेयर आउट हो जाते हैं, ठीक है। स्टेयर केसेस या फिर फुट ओवर ब्रिजेस, ये भी वेयर आउट करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाइव्स और रेजर्स जो पहले बहुत शार्प होते हैं, कंटिन्यूसली बॉडी के साथ कंटैक्ट में आते हुए वो अपना शार्पनेस खो देते हैं और ब्लंट हो जाते हैं, करेक्ट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है फ्रिक्शन की, दैट इज एनर्जी लॉस, है ना। से फॉर एग्जाम्पल किसी मशीनरी में, से फॉर एग्जाम्पल फैन में, कंटिन्यूसली फैंस के ब्लेड्स जो हैं मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है कंटिन्यूसली, लेकिन एट द सेम टाइम उस फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडी है वो हीट अप हो जाती है, तो वो एनर्जी जो हमें मोशन के लिए रिक्वायर्ड थी अब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो वो एनर्जी जो अपनी लॉस हो गई है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है अपना काम करने के लिए, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, जो कि उस टाइम पे डिजायरेबल नहीं होती है। तो एनर्जी लॉस कभी कभी हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, विच इज अनडिजायरेबल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं जो आपके शूज का सोल है गल गया है, स्टेयर्स जो हैं वेयर एंड टेयर हो चुके हैं, टायर्स फ्रॉम द व्हीकल्स वेयर एंड टेयर, नाइफ जो है वो ब्लंट हो चुका है, शार्प नहीं रहा, है ना। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द इविल ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन का अनडिजायरेबल इफेक्ट है। Then we have how to increase friction and how to decrease friction. कभी कभी friction increase करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी decrease करने की ज़रूरत होती है। Let's see कहाँ increase करना है और क्यों increase करना है, कहाँ decrease करना है और क्यों decrease करना है, ठीक है। तो friction can be increased by increasing the roughness. Obviously friction का cause ही roughness है, interlocking, irregularities. अगर हमने roughness बढ़ा दी तो आपने friction बढ़ा दिया। अब ये कहाँ use हो रहा है? The soles of the shoes are grooved to have a better grip on the ground. जो आपके shoes के sole होते हैं उसमें हल्के हल्के से grooves बने होते हैं, ठीक है, hollow कर दिया जाता है, उसको हल्का हल्का सा groove बनाया जाता है ताकि ground के साथ irregularity बढ़े और आप जब पैर रखें तो there is grip to that shoe, ठीक है। The tires of the vehicles are treaded to increase the grip on the ground. Similarly, vehicle को plain नहीं बनाया जाता, जो आपका टायर है उसको plain नहीं बनाया जाता, उसमें भी grooves रखे जाते हैं ताकि ground के साथ grip बनी रहे। The brake pads of the vehicle are rough to stop moving vehicles when the brakes are applied. तो brake pads को भी rough बनाया जाता है ताकि brake apply efficiently हो सके। Gymnasts apply some coarse substance on their hands for a better grip. जो gymnasts हैं जब भी उनको better grip की ज़रूरत होती है तो वो हाथ पे कुछ rough सा substance जो है वो मलते हैं ताकि grip better हो सके। Similarly आप बहुत सारे sports में भी देखते हैं कि better grip पसीना ना है, better grip हो सके उसके लिए rub किया जाता है कुछ कोर्स मटेरियल, करेक्ट। तो दीज आर सम इंस्टेंसेस जहां पे हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत होती है, करेक्टली। सिमिलरली देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां हमें फ्रिक्शन घटाने की जरूरत है। लेट्स हैव अ लुक ऑन देम एज वेल।
So these are some instances. See, that is what I was talking about कि shoes के नीचे grooves रखे जाते हैं in order to increase friction. Tires के ऊपर grooves रखे जाते हैं in order to increase friction. Gymnast से for example, she has to hold this pipe, so she has to have that coarse material in the hand ताकि grip बनी रहे. Correct? Reduce क्यों करना है friction और कौन सी situation में करना है? Let's figure that out. So friction can be reduced by, पहले रिड्यूस कहाँ कर रहे हैं? से फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है जो जैम कर रही है बार बार और हम उसमें ल्यूब्रिकेंट का यूज करें ताकि उसका जो फ्लो है वो इजी हो सके. तो वी आर यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स और ल्यूब्रिकेंट्स में आएंगे आपके पाउडर्स, ऑयल्स एंड ग्रीस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड PYQs. तो ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं यूज होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और रोलर्स या व्हील्स का भी इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. मशीनरीज के अंदर बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल होता है जो कि रोलिंग स्लाइडिंग को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं. इसको भी करते हैं हम रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए. कैरम जब आप खेलते हैं तो आप कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं ताकि इजीली स्मूथली वो स्लाइड पास्ट कर सकें जितने भी पॉइंटर्स हैं. तो स्प्रिंकल करते हैं कैरम पे पाउडर. और मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स में हम ऑयल या ग्रीस, कहने का मतलब ल्यूब्रिकेंट्स लगाते हैं. रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स. लगेज बैग्स का स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन है बिकॉज दैट इज मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. तो इजीली एक बच्चा भी उसको रोल कर सकता है. तो वहां पे भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने का जरूरत है. ऑब्वियसली व्हीकल्स के नीचे व्हील्स है, क्योंकि व्हील्स नहीं होते तो वो स्लाइडिंग मोशन करते और बहुत मुश्किल से व्हीकल आगे बढ़ पाता. तो व्हील इज द बेस्ट इन्वेंशन है ना इन दिस केस. तो ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है. बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैंस, बाइसिकल्स एंड व्हीकल्स. तो बॉल बेयरिंग्स का काम होता है मशीनरीज में फ्रिक्शन को कम करना. सीलिंग फैंस में यूज करते हैं, बाइसिकल्स में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. ठीक है बेटा. तो ये हमने फ्रिक्शन को किसी किसी इंस्टेंस पे, किसी किसी सिचुएशन पे इंक्रीज किया है वेन एवर रिक्वायर्ड और किसी किसी सिचुएशन में डिक्रीज किया है वेन एवर रिक्वायर्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So these are your luggages with rollers. This is carom जिसके ऊपर पाउडर डाला गया है reduce friction करने के लिए. Vehicle with the tire in order to reduce the vehicle, in order to reduce the friction. And ये है आपकी ball bearings. इनके अंदर बीच में अगर बॉल सी, ये आप देख पा रहे हैं दो पार्ट्स हैं, एक ये दूसरा. बीच में आपको ये रोलर्स दिख रहे हैं जिन्हें आप बॉल बेयरिंग्स कहते हैं. तो ये कंटिन्यूसली रोलिंग फ्रिक्शन करते हैं और मशीनरी के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. तो बॉल बेयरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस मशीनरीज के केस में जो कि आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और एनर्जी को कंजर्व करता है. वरना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन. सॉलिड्स को छोड़ के जो भी आपके लिक्विड्स और गैसेस है वो अगर ऑपोजिशन प्रोवाइड करें, वो अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, दैट इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है. तो फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस और इसे हम ड्रैग भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा. हाँ, ड्रैग इज द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस. ठीक है. अब फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है, इसको कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है. पहला, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. से फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन चल रहा है और वो एयर में चल रहा है तो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. जितना ज्यादा प्लेन स्पीड में चलेगा उतनी ही ज्यादा एयर की रेजिस्टेंस होगी बिकॉज बहुत कम टाइम में अब ये बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है और जो इंटरलॉकिंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना. तो स्पीड बढ़ने पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बढ़ने पे वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और जिसकी वजह से जो आपका फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लूइड फ्रिक्शन में जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना ही
ऑपोजिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम नेचर में बहुत सारे चीज़ों से देखते हैं। से फॉर एग्जांपल शेप ऑफ अ बर्ड, शेप ऑफ अ फिश, शेप ऑफ अ डॉल्फिन, ये हमेशा स्ट्रीमलाइंड होते हैं। सामने जो है बहुत पॉइंटेड एंड्स होते हैं ताकि कम से कम एरिया ऑफ कंटैक्ट, कम से कम इरेगुलरिटीज बन सके और बॉडी जो है इजीली उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। तो हम ऑब्जेक्ट को वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज स्ट्रीमलाइंड। तो लिक्विड में या फिर गैस में ड्रैग को मिनिमाइज करने के लिए दिस इज द शेप जो कि हम इन ऑब्जेक्ट्स की रखते हैं। जब आप स्विम भी करते हो, जब आप डाइव करते हो, आप अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड अलाइनमेंट में रखते हो। सो शेप ऑफ द बॉडी हैज टू बी स्ट्रीमलाइंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ड्रैग। ड्रैग इज फ्लूइड फ्रिक्शन। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, हम ये भी समझते हैं जो मैंने आपको भी समझाया, विस्कसिटी। तो जितना फ्लूइड डेंसर होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, है ना। से फॉर एग्जांपल हनी एंड वाटर, तो हनी इज मच डेंसर देन वाटर, तो हनी का फ्रिक्शन वाटर के फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। सिमिलरली वाटर एंड एयर, वाटर इज डेंसर देन एयर, तो वाटर का फ्रिक्शन ड्रैग एयर से ज्यादा होगा, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड, तो उससे फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाता है। फिशेस जो पानी में डाइव करते हैं, पानी में चलती हैं, उनका भी बॉडी होता है स्ट्रीमलाइंड, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसको देखते हुए हम एज ह्यूमन, क्योंकि बेसिकली जब ह्यूमन कुछ भी इन्वेंट करता है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचता है, पहले जो चीजें हैं वो नेचर से देखता है। तो नेचर में हमने देखा कि फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि ड्रैग को कम करने के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न, एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो कि बहुत एफिशिएंट है। इसको देखते हुए एरोप्लेन्स बनाए, स्पेस क्राफ्ट्स बनाए, स्ट्रीमलाइंड रखा उनको भी, ताकि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके। तो फ्लूइड्स में हमने ये समझा जो एयर है, जो वाटर है, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। एयर कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू वाटर, डिपेंडिंग डेंसर कौन सा है। दूसरा हमने ये समझा कि बॉडी को फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए एक पर्टिकुलर शेप चाहिए, वो शेप है स्ट्रीमलाइंड शेप। और नेचर यानी कि डेंसर रेयर इस पे डिपेंड करेगा, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की उतना ही ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन भी आएगा, ठीक है, यानी कि ड्रैग भी आएगा। इसको देख लेते हैं कुछ विजुअलाइज करते हुए। चलिए, तो दिस इज द बर्ड, प्लेन या फिर फिश, या फिर आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका स्ट्रीमलाइन बेटा, ठीक है। सो ये जो शेप है आगे से पॉइंटेड, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन शेप, एंड दिस इज वेरी एसेंशियल टू डिक्रीज ड्रैग। ड्रैग इज व्हाट? फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड फ्लूइड में क्या क्या आएगा? आपका लिक्विड और आपका गैस, ठीक है बच्चा। तो ये तो था अपना डिटेल्ड थ्योरी जो कि मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज के लिए हम यूज करेंगे। तो पहले आप थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस का कॉम्बो होगा जो आप मेरे साथ बैठ के करेंगे, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।